शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है आज की इस कक्षा में। आज हम पढ़ रहे हैं केवल समास प्रकरण का द्वितीय भाग। पिछले प्रकरण में हमने समझी थी समास विषयक कुछ उपयोगी बातें, और आज भी हम इसमें इसी तरीके से इन्हें समझ रहे हैं। अब तो चलिए, अब हम अपनी कक्षा को करते हैं आरंभ। और आज हमने जिस तरीके से इस कक्षा को बनाया है, जैसा कि पाठ था यहाँ पर इस केवल समास के प्रकरण में, थोड़ा हमने इसे प्रश्नोत्तरात्मक बनाया है, जिससे आपको इस पूरी प्रक्रिया का ज्ञान हो सके। इसके लिए हमने विशेष रूप से इसको एक नाम भी दिया हुआ है। इस स्लाइड को जैसा आप देख रहे हैं, समासस्य पारिभाषिक शब्दावली, इसके विषय में जरूर जानना चाहिए। और जब अब आपने समर्थ पद विधि जैसे इधर सूत्रों को पढ़ लिया है और सहसुपा सूत्र को पढ़ लिया, उसके बाद सहसुपा में एक बात आई, नीचे एक पंक्ति लिखी कि परार्था विधानम वृत्ति। यहां से हमें आज का पाठ आरंभ करना है और इवेन समासो विभक्ति लोपश्च, इस केवल समास के अंतिम तक इस पाठ को हम पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले परार्था विधानम वृत्ति का प्रश्न समझ लीजिए। यहाँ केवल उत्तर उत्तर लिखी हैं इन सब के। तो पूछा का वृत्ति, अर्थात वृत्ति किसे कहते हैं, ये प्रश्न था। उसका उत्तर लिखा है परार्था विधानम वृत्ति, ये इसका उत्तर है। इसको हृदय से समझा जाए। दरअसल ये वृत्ति क्या है, समास में इसकी उपयोगिता क्या होती है, और वो वृत्तियां कितने प्रकार की हैं, ये सब चीजें हैं। और समास भी खुद एक वृत्ति है, इसके माध्यम से आप ये जानोगे। तो देखिए, यहाँ पर है परार्थ विधानम को थोड़ा समास के जरिए भी स्पष्ट किया है। परार्थ में पर और अर्थ दो शब्द हैं, तो यहाँ पर समास है परश्चासौ अर्थ इति परार्थ। ठीक है, कर्मधारय, ये आप आगे समझेंगे। अविधीयते अनेन इत्यविधानम, ये लुट है करणार्थ में, अविधानम शब्द में। तो परार्थ और अविधानम, ये यहाँ समास आपको क्लियर हुआ। जो परार्थ में जो दो पद थे, पर और अर्थ, ये दोनों जुड़ करके परार्थ बन गए। अविधानम क्या है वो आपने जान लिया, विधीयते अनेन विधानम। उसके बाद में परार्थ का विधान के साथ में षष्ठी समास कर लीजिएगा, तो ऐसा बनेगा परार्थस्य विधानम परार्था विधानम। और जो परार्था विधान है वही वृत्ति है ये। लेकिन अभी जिसमें जो पद आए हैं, जैसे पर, अर्थ और अभिधान, इनके अर्थ को समझा जाए तब आप इस पूरे को समझेंगे। तो पर अर्थ अभिधान में समझिए, परस्य अर्थात अन्यस्य, अर्थात एकार्थी भाव रूप विशिष्टार्थस्य है। अभिधानम, ये परस्य अन्यस्य, उसी की आगे व्याख्या की गई, एकार्थी भाव रूप विशिष्टार्थस्य। अविधानम अर्थात कथनम, यया क्रियते, जिसके द्वारा किया जाता है ना, क्योंकि अविधीयते अनेन इत्य विधानम ऐसा किया था। तो यया क्रियते सा वृत्ति, जिसके द्वारा किया जाता है उसे हम वृत्ति कहते हैं। अब कैसे पर अर्थ का अविधान किया जाता है वृत्ति के द्वारा, ये हम आगे स्पष्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कहा कि ये वृत्ति से कहते हैं, आप वृत्ति समझ गए इसे कहते हैं। लेकिन अभी परार्था विधान नहीं समझे हो, उसको हम समझाएंगे। वृत्तयः कति भवन्ति, तो उसे एक वृत्ति के उदाहरण में उसे स्पष्ट करेंगे। ठीक है जी। तो अब आइए,
फिर आपके मूल में पंक्ति लिखी थी कृत तद्धित समास एक शेष सनाद्यंत धातु रूपा पंचवृत्तयः, ये मूल की पंक्ति है। यहाँ पर आपको प्रश्न करना है कति वृत्तयः भवन्ति और काश्च ताः, वृत्तियां कितनी होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, ये आपका प्रश्न होगा। तो इसका उत्तर होगा कृत तद्धित समास एक शेष और सनाद्यंत धातु रूप, ये टोटल सनाद्यंत धातु है, इस रूप से ये 5 वृत्तियां हैं, ये इसका अर्थ होगा। तो इनको वृत्ति क्यों कहते हैं? तो आप कहोगे जी परार्था विधान करती है इसलिए वृत्ति कहते हैं। तो कैसे परार्थ का विधान करती है, ये एक एक के द्वारा समझिएगा। आप ये जानते हैं कि कुंभकारः ये कृत वृत्ति है, अर्थात आपने इसको कृदंत वृत्ति के द्वारा सिद्ध किया है। यहाँ पर आपने कृत संज्ञक अण प्रत्यय किया है, अतः यह जो है आपकी कृत वृत्ति है। ये आप समझे होगी कि कैसे ये कृत वृत्ति है। बात आई समझ में श्याम जी? स्पष्ट है ना सूचना? अतः ये जी भैया, जी भैया जी। कृत वृत्ति है। अच्छा, अब हम समझते हैं कि इसमें परार्था विधान कैसे है। उसके समझने के लिए देखिए, कुंभकारा इत्यत्र कुंभ इति पदम। देखो कुंभ पद का अर्थ होता है घड़ा। कार तो करोति थी कार, अण जो हुआ है यह कर्तार्थ में हुआ है, कार मतलब करने वाला। कुंभ पद घड़े को कह रहा था, कार पद करने वाले को कह रहा था। लेकिन अब ये दोनों जुड़ गए, जब कुंभकार जुड़ गए, ठीक है, तो कुंभ इति पदम केवल कुंभ को कह रहा है, कार इति पदम जो केवल कार करने वाले को कहेगा। जो कुछ कर रहा है, जो टीका करता है वो टीकाकार, ठीक है, कार माने करने वाला। लेकिन अब ये दोनों जब जुड़े तो कुंभ इति पदम कार इति पदेन संबद्धम, जब उसके साथ संबद्ध हो गया, जुड़ गया, संबद्धम सत विशिष्टम, दोनों ने मिलकर के कुलालम इति अर्थांतरम बोधयति, कुलाल इस अर्थांतर को उसने कहा, मतलब एक अर्थ निकला नया इससे मिलने पर। कुलाल, कुलाल अर्थात कुम्हार जो घड़े को बनाता है। तो यह जो कुम्हार, यह जो अर्थ निकला है श्याम जी, ये न तो कुंभ का अर्थ था न कार का अर्थ था, इन दोनों में से किसी का अर्थ नहीं था। लेकिन यहां पर परस्य अर्थात अन्यस्य, और अन्यस्य का मतलब एकार्थी भाव रूप विशिष्टार्थस्य अविधानम। एकार्थी भाव रूप का मतलब इन दोनों ने मिल करके, इसने एंड इसने, कार ने, इन दोनों कुंभ ने और कार ने मिलकर के एक नए अर्थ को जन्म दे दिया, एकार्थी भाव रूप विशिष्ट अर्थ का विधान कर दिया। अतः ये किसके द्वारा हुआ? ये हुआ कृत प्रत्यय के द्वारा। अतः कृत एक वृत्ति है। हालांकि इसमें समास की भी थोड़ी भूमिका है। यहाँ पर कृदंत प्रत्यय करने के बाद कुंभ का कार के साथ उपपद समास होता है, ठीक है, उसकी भी भूमिका है। पर हम इसे कह सकते हैं कि ये कृत का उदाहरण है, कृत के उदाहरण में दिया गया है। और समास का भी उदाहरण ये हो सकता है, हालांकि समास का उदाहरण हमने अलग से भी प्रस्तुत किया है, वहां पर भी देखिएगा। ऐसे ही अब आगे के उदाहरणों को देखते हैं, जहां पर तद्धित की बात आती है। कृत के बाद दूसरा है यहाँ पर तद्धित, कि तद्धित भी एक वृत्ति है। क्योंकि वृत्ति का मतलब क्या होता है? जो अन्यस्य अर्थात एकार्थी भाव रूप विशिष्टार्थस्य अविधानम कथनम यया क्रियते सा वृत्ति। कहने का मतलब यह होता है कि जब, जैसे शैव जो देखा ना, शैव में क्या हुआ है? अण प्रत्यय हुआ है, शिवादिभ्यो अण से। तो यहाँ पर ये शब्द था, देखिए शिव शब्द था, और उससे आपने किया है यहाँ अण प्रत्यय। जो ये अण प्रत्यय है ये तद्धित का है। शिव का अर्थ होता था भगवान शिव, भोलेनाथ। और जब शिव एंड अण
ये दोनों मिल गए तो इन्होंने एक नए अर्थ को बनाया, ठीक है ना। शैव का अर्थ होगा शिव से संबंधित। क्यों भैया, क्या अर्थ हो गया? शिव से संबंधित। वो कुछ भी हो सकता है, वो शिव का भक्त हो सकता है, उसे भी हम शैव कहेंगे, या शिव जी के डमरू, शिव जी का जो डमरू है उसे भी शैव कहेंगे। शिव जी से संबद्ध जो जो रखता है, जो वस्तु, जो व्यक्ति, कुछ भी, वो शैव है। संप्रदाय है तो वो शैव है। तो आपने क्या समझा? आपने समझा कि शिव ने एंड अण प्रत्यय ने मिल करके एक अर्थ का अविधान कर दिया, जिसको हम कह रहे हैं बार बार एकार्थी भाव रूप। एकार्थी मतलब दो अर्थ मिल करके एक अर्थ को धारण कर लेना। ये तद्धित के माध्यम से हुआ है शैव में, तो ये आपका तद्धित वृत्ति है। और वैनतेय, ये भी तद्धित वृत्ति का उदाहरण है, विनिता का अपत्य। ठीक है, तो ये अपत्य अर्थ जो आया है वो विनिता का अपत्य, ये जो अर्थ आया है वो ये वृत्ति है, इस कारण से आया है। वृत्ति में कौन सी वृत्ति है? ये तद्धित वृत्ति है। तो आप समझ रहे होगे धीरे धीरे कि वृत्ति का मतलब क्या है, जो परार्थ का विधान करे है। परार्थ का विधान जिसके द्वारा किया जाए। कथन, अविधानम का अर्थ समझिए, अविधानम अर्थात कथनम, उसे स्पष्ट किया था यहाँ। अब समास में देखिए, समास वृत्ति में अभी मैंने कुंभकार वाला भी उदाहरण दिया था, वो भी जैसे राज्ञ पुरुषा, थोड़ा सा आपको स्पष्ट होगा ये। तो राज्ञ पुरुषा में जो राजपुरुषा जो पद देख रहे हो, ये राजा को कह रहा है। पुरुष पद सेवक को कह रहा है। लेकिन अब समास होने के कारण इन्होंने, ठीक है ना, पुरुष केवल सेवक को कह रहा है, लेकिन अब राजा और सेवक ये दो पद मिलकर के एक नए अर्थ को कहने लग गए। वो नया अर्थ क्या है? राजा का सेवक, इस अर्थ को कहने लग गए। मतलब राजपुरुष ने न तो केवल राजा को कहा, न केवल पुरुष अर्थ को कहा, स्वतंत्र रूप से जो कह रहे थे। अब ये किसको कहने लग गए मिलकर के दोनों पद एक साथ? राजा का सेवक, इसको कहने लग गए। ठीक है, पीताम्बरा में भी समझिए और स्पष्ट रूप से। पीताम्बरा की भी क्या स्थिति है कि यहां पर पीतम अंबरम यस्य सः, ठीक है। तो पीतम अंबरम, यहां पर आपका पीत माने है पीला, तो पीत अर्थ आपके पीले को कह रहा था जब स्वतंत्र रूप से कह रहा था, तब की मैं बात बता रहा हूं। अंबर ये कह रहा था कपड़े को, ठीक है जी, अंबर ने कहा कपड़े को। और पहले तो ऐसे ऐसे कह रहे थे ये, लेकिन अब इन दोनों पदों ने मिलकर के, अर्थात पीत ने एंड अंबर ने, दोनों ने मिलकर के एक नए अर्थ का प्रतिपादन किया। दोनों ने कहा कि पीले कपड़े वाले कौन? हरि, भगवान विष्णु। तो इस अर्थ को जो कहने लग गए अपने मूल अर्थों को छोड़ करके, देखो यहां तो बिल्कुल ही इन्होंने अपना अर्थ छोड़ दिया पदों ने। तो परस्य अर्थस्य अविधानम यया क्रियते, जिससे किया जाए वो है वृत्ति, ठीक है, वो है वृत्ति। तो वृत्ति आप समझ गए होंगे, अतः इनको वृत्ति कहा जाता है। ऐसे ही एक शेष भी वृत्ति है। एक शेष में थोड़ा मतांतर है, कोई मानते हैं कोई नहीं मानते हैं। सनाद्यंत धातु ये भी वृत्ति है, कि जो गम धातु केवल गमन को कह रहा था, लेकिन सन प्रत्यय करने से गमन करने की इच्छा वाले को कहने लगे। तो सनाद्यंत धातु में क्या क्या आता है? सन, किच, काम्य, चित्त आदि प्रत्यय आते हैं। सन का उदाहरण जिगमिषति आपके सामने स्पष्ट ही है।
उसके बाद क्यच और काम्यच के उदाहरण क्रमशः प्रस्तुत हैं। पुत्रियति, पुत्र काम्यति, ये भी सब वृत्तियां हैं जहां पर शब्द अपने अर्थ को पूर्णतः छोड़ करके या अंशतः छोड़ करके एक दूसरे अर्थ का, एक विशिष्ट, दोनों मिलकर के, विशिष्ट अर्थ क्या होता है, दोनों मिलकर के एक नए अर्थ का विधान करने लग जाए, उसे हम कहेंगे वृत्ति। आपने वृत्ति शब्द को समझ लिया होगा कि यहाँ पर वृत्ति माने क्या। मित्रों, लोक में कहते हैं ना, और भैया वृत्ति पानी कैसा चल रहा है, वृत्ति माने नौकरी। वो यहाँ पर वृत्ति नहीं है। यहाँ का वृत्ति अपना पारिभाषिक है और वो है परार्था विधानम वृत्ति। इसकी व्याख्या को समझा, वृत्तियां कितने प्रकार की हैं वो आपने समझा कि 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। यहाँ पर वरदराजाचार्य जी ने बड़ा मटेरियल दिया है समास को समझाने के लिए। ठीक है, तो इसको बताने का मतलब ये था कि समास एक वृत्ति है, क्योंकि उसमें परार्थ का विधान होता है। ठीक है, आइए अब वृत्ति के बाद आई बात विग्रह पर। मूल में उन्होंने एक वाक्य लिखा, वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह। प्रश्न ये होना चाहिए कि विग्रह कहा, विग्रह क्या है, विग्रह किसे कहते हैं राजेश जी, ये प्रश्न। इसका उत्तर दे रहे हैं कि वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह, वृत्ति के अर्थ का अवबोधक, अवबोधकम अर्थात ज्ञापकम, बोध कराने वाला जो वाक्य होता है उससे विग्रह कहते हैं। बात समझे? जैसे आपकी वृत्ति है, ये थोड़ा सा ऐसे हम करते हैं कोट, आपकी ये वृत्ति है कुंभकार, ओके, आपकी वृत्ति है शैव, या कहें आपकी वृत्ति है वैनते, ये तद्धित वृत्ति है। आपकी वृत्ति है राजपुरुष, या कहें पीताम्बरा, एक शेष वाली वृत्ति ये है, ये भी वृत्ति है। और भैया ये सब आपके क्या है, ये वृत्तियां हैं। अब इन वृत्ति के अर्थ का अवबोध अर्थात ज्ञान जिस वाक्य के द्वारा हो वही विग्रह है। जैसे कुंभकार, कुंभकार का अर्थ ज्ञान हमें किस वाक्य के द्वारा होता है, तो जब हम कहते हैं ना क्या कि कुंभम करोति, का समझे, कुंभम करोति, इस वाक्य ने किस अर्थ, इस वाक्य से किस अर्थ का अवबोध हुआ, कुंभकारा का। तो यह जो वाक्य है ना मित्रों, कुंभम करोति, इससे हम कहेंगे कि ये विग्रह है आपका। ओके, विग्रह पद स्पष्ट हुआ विग्रह क्या है, ये विग्रह है। इसी तरीके से जब आप शैव, शैव मतलब शिव संबंधी अथवा शिवस्य पत्यम जो कुछ भी करते हो वो विग्रह। वैनतेय को समझाने के लिए जब आप कहते हो विनिताया पत्यम पुमान, वैनतेय, तो विनिताया पत्यम पुमान जो ये वाक्य बोला, इसको समझाने के लिए यही विग्रह है। जब आप राजपुरुष को समझाने के लिए कहते हो क्या, राज्ञ पुरुष, यही है विग्रह। विग्रह समझे ना, विग्रह का मतलब मैं राजेश जी जब वृंदावन में गया था तो वहां पर ये वृत्ति विग्रह ये सब पढ़े, तो विग्रह का हम मतलब समझे करे भैया भगवान का कोई विग्रह ग्रह स्वरूप मतलब उनका रहा होगा, ऐसा है ना, उसमें जो प्रयोग होता है ना श्याम जी, तो हम समझे वही है ये विग्रह। लेकिन ये कुछ दूसरी चीज निकली बाद में पता चला तो है। तो ऐसे ही पीताम्बरा का पीतम अम्बरम है, यस ऐसा, तो ये विग्रह है। तो ऐसे ही गंतुम इक्षति, जिगमशति का क्या होगा, गंतुम इक्षति, ये विग्रह है। तो विग्रह आप समझ गए होगी। वृत्ति का वृत्त्यर्थावबोधक वाक्य, हर कोई वाक्य विग्रह नहीं होगा, उस वृत्ति के अर्थ को बतलावे, यानी कृत तद्धित समास एक शेष सनाद्यंत धातु रूप जो 5 प्रकार की वृत्ति है, और जहां वो वृत्ति हो रखी है उसके अर्थ को जो समझाने वाला वाक्य है उसे कहेंगे विग्रह। तो आपको विग्रह स्पष्ट हो गया होगा। अब बात करते हैं जो विग्रह है भैया ये कितने तरीके का होता है, प्रश्न हुआ। वरदराचार्य जी उत्तर लिखे, सच लौकिको अलौकिकश्च द्विधा, वह जो विग्रह 2 तरीके का है,
लौकिक और अलौकिक भेद से। अरे भाई वाह, ये बड़ा ही पारलौकिक है ये विग्रह। तो ये दो तरीके का विग्रह है, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह, दो तरीके से। अब भैया क्या है लौकिक अलौकिक होता है, आइए अगली स्लाइड में समझते हैं। इस स्लाइड में इतना ही विषय था, चलिए अगले में पहुंचते हैं। प्रश्न वहीं से स्टार्ट किया है फिर से, कि लौकिक विग्रह की दृशो भवति, यह जो लौकिक विग्रह है वो होता कैसा है? हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो लौकिक है? तो ऐसे समझ लेना आप, वरदराजाचार्य जी ने मूल में ही लिख दिया कि जैसे मान लो कि समस्त पद है क्या, भूतपूर्व, ये है समस्त पद आपका भूतपूर्व, ये है भूतपूर्व समस्त पद। तो इसका लौकिक विग्रह अर्थात इसके अर्थ को जो बताए वो कुछ इस तरीके का होगा, तत्र पूर्वम भूत इति लौकिक, ये पूर्वम भूत, ये लौकिक विग्रह होगा। तो भैया से लौकिक काहे कहते हैं? कि लौकिक इसे कहते हैं इसलिए, थोड़ा इसका हमने और भी स्पष्टीकरण लिखा कि लोके अर्थबोधने छया प्रयुज्यमानो लौकिक, कि लोक में अर्थबोधन की इच्छा से प्रयुक्त होने वाला ये वाक्य है, अतः इसको हम लोक लौकिक कहते हैं कि लौकिक विग्रह वाक्य है। क्योंकि लोक में भूतपूर्वा से भी अर्थ ज्ञान हो सकता है इस सामासिक पद से, और पूर्वम भूता इससे भी बोध हो सकता है। क्यों? चाहे तो पीताम्बरः कहो, और पीतम अम्बरम यस्य स, इससे भी बोध होता है। जो बोध राजपुरुष से होता है वही राज्ञ पुरुषा से होता है ना। अतः उन्हें कहा जाता है लौकिक विग्रह, क्योंकि लोक में, लोक समझते हो ना, संसार इसमें हम रहते हैं, इसमें हम इससे अर्थबोधन समझते हैं। तो भैया अलौकिक विग्रह कैसा होता है? तो अलौकिक विग्रह की दृश्य भवती, क्यों दो प्रकार की चर्चा पहले कर चुके हैं। तो अलौकिक कुछ ऐसा होता है भैया, देखिए, पूर्व अम भूतसु इति अलौकिक। काहे के अलौकिक क्यों है भैया? तो अलौकिक इस मायने में है कि लोके प्रयोगा नरहा अलौकिक, कि लोक में प्रयोग के योग्य नहीं है, अर्थात लोक में इससे कोई अर्थ नहीं समझेगा। माने कि भूतपूर्व का जो अर्थ है, जो अर्थ वो पूर्वम भूत से समझ जाएगा, वो कभी भी इस पूर्व अम भूत सु से कभी नहीं समझ सकता कोई भी प्राणी के जो है ये इसका मतलब भूतपूर्व होता है। ठीक है, ऐसे ही राज्ञा पुरुषा देखिए बड़ा ही प्रसिद्ध बार बार दिया जाता है। राज्ञा पुरुषा का यदि हम अलौकिक विग्रह समझें तो कुछ ऐसा होगा, राजन नस पुरुष और आगे सु, इस तरीके का वो अलौकिक विग्रह होगा। अच्छा, अलौकिक विग्रह करते कैसे हैं? लौकिक विग्रह करते कैसे हैं ये हम आगे बताएंगे आपको, है जब अभी यहाँ पर पढ़ाते हैं वहीं पर बताएंगे कि जब आप लौकिक विग्रह कर लो ना, तो अलौकिक विग्रह करना फिर थोड़ा सरल है। लौकिक विग्रह में जो आपको विभक्ति दिखाई दे उन्हें उठा के टपका के अलौकिक में रख लिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, जैसे आपने पूर्वम में पूर्वम देखा, तो इधर भी आपने क्या कर दिया, पूर्वम कर दिया। भूतः इति, ये भूतः में वस्तुतः प्रथमा है, तो भूतसु ऐसा है, वहां विसर्ग देखा तो ये भूतसु ऐसा कर लिया। तो लौकिक विग्रह में जो आपको पद दिखाई देते हैं उनको अलौकिक में बस ये ऐसे करके रख लिया जाता है। तो जैसे राज्ञ पुरुषा, ये आपका लौकिक विग्रह था, बस इसमें उसे छांट करके राज्ञ पुरुषः में से हम इसका लौकिक भी ऊपर लिख लेते हैं, राज्ञ पुरुषः। तो राज्ञ रूप षष्ठी का है तो हमने लिख लिया राजन्नस, और पुरुषसु ये पुरुष प्रथमा का है तो हमने इधर रख लिया पुरुषसु। तो ये अलौकिक क्यों है, समझ गए? क्योंकि लोक में अर्थ ज्ञान राज्ञ पुरुष इससे होता है, राजन्नस पुरुष से इससे लोक में अर्थ ज्ञान नहीं होता। तो का जिससे अर्थ ज्ञान होता ही नहीं है तो इसे आप रख काहे रहे हो? तो इसका भी उत्तर जान लीजिए कि लोक में भैया प्रयोग के अनर्थ जरूर है,
किंतु सूत्राणाम प्रक्रिया निर्वाहकः अलौकिकः। तो ये राजकुमार जी सूत्रों के प्रक्रिया निर्वाहक है ये, ठीक है। तो सूत्रों के प्रक्रिया निर्वाहक का मतलब, तो भैया पाणिनि जी के जो सूत्र आप लगाओगे ना, जब हम कहते हैं समास कर दो, राजेश जी जहां समास कर दो, तो आपको वो अलौकिक विग्रह में ढूंढ करके यहाँ यही सूत्र लगाने। समास कर दो यानी कि अलौकिक विग्रह वाक्य जहां हो वहां आप समास कर दो। समास का मतलब उनकी संज्ञा है, समास कर दो मतलब उनकी समास संज्ञा कर दो उन पदों की, ये भाव है, ठीक है। तथा लिखा है सूत्राणाम प्रक्रिया निर्वाहक, पाणिनि जी के सूत्र इसी में घुसते हैं, समास करते हैं, अतः ये अलौकिक विग्रह इसलिए किया जाता है, ठीक है। जानकारी आपको स्पष्ट होगी। अब विग्रह के ये दो तरीके के आपने भेद समझे, लौकिक और अलौकिक विग्रह। मित्रों विग्रह के दो भेद और कहे जा सकते हैं, जिन्हें हम कहेंगे स्वपद विग्रह, और दूसरा भेद हम कह सकते हैं अस्वपद विग्रह। ये दो भेद और कहे जा सकते हैं, इनकी चर्चा हम अव्ययीभाव समास प्रकरण में करेंगे, जहां पर ये शब्द आए हुए हैं वहीं पर, ठीक है। इन दोनों भेदों की चर्चा हम आगे करें, क्योंकि मूल में शब्दावली जहां आई है वहीं पर। चलिए, तो इतना आप समझे अभी तक। अब बातें जानते हैं। अब मूल कार्य ने तो दे दिया जी, बस अब भूतपूर्व इस शब्द को आप बना लीजिए। तो ये भूतपूर्व शब्द हम बनाएंगे। हालांकि इससे पहले वो लिखते आ रहे हैं कि पहले क्या क्या करना चाहिए, तो आपको भी कुछ बातें जान लीजिए समास की प्रक्रिया के विषय में, कि जब आप कर रहे हैं समास, तो वहां पर कुछ प्रक्रिया विचार आप ये कर लीजिए कि समास करते वक्त ये भैया 9-10 स्टेप हैं इधर, इनको जरूर फॉलो करिए। यही आपको स्टेप पूरे समास प्रकरण पर विजय प्राप्त करवा देंगे। समास में होता यही है, जो ये आपके 9 स्टेप में है, उसको हमने स्टेप बाय स्टेप लिखा है कि इसके बाद ये करना होता है, इसके बाद ये करना होता है, तो ये हो जाता है, ठीक है। जैसे जहां पर आप पहले समास कर रहे हैं, मान लीजिए कि हमें भूतपूर्व हमें समास करना, ठीक है, मतलब वो तो समास हो चुका है, लेकिन आप जहां पर भी दो पदों में देखो, जैसे पूर्वम भूता आपने ये देखा, ठीक है, तो सामर्थ्यम विचारणीय माधव, समास आप वही कर पाओगे जो सामर्थ्य होगा। उसके लिए आपने पहला सूत्र पढ़ा था समर्था पद्धति, ठीक है। सामर्थ्य माने परस्पर इनमें अन्वय की योग्यता है कि नहीं, संबद्धार्थता है कि नहीं, इसको विचार करना है, ठीक है। फिर ऐसा विचार करने के बाद आपको विचार करना है लौकिक विग्रह का, कि लौकिक विग्रह करना होता है। जैसे जी यहाँ पर वरदाचार्य जी ने लिखा है कि पूर्वम भूत इति लौकिका, ये लौकिक विग्रह करना है। तो हम भूतपूर्व को पढ़ रहे हैं ना, तो सेकंड स्टेप उसका ये है कि भूतपूर्व हमने लौकिक विग्रह कर लिया। यस, ये वाला स्टेप पूरा हो गया भूतपूर्व की, ठीक है। समास कहाँ कर रहे हैं हम, भूतपूर्व में, स्मरण रहे ये बात। चलो फिर भैया आगे क्या करें, आगे का देखिए। फिर आपको जो लौकिक विग्रह कर रहे हैं उसी के आधार पर करनी है अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह में क्या, जैसे आपने भूतपूर्व का जैसे यहाँ किया, पूर्वम भूतसु, ऐसा अलौकिक विग्रह करना है, और वो हर जगह करना है। फिर ऐसी कंडीशन होने पर क्या करना है आपको, चौथा स्टेप समास, समास करना है। समास यहाँ किससे करोगे, हर जगह ये आपको जो चीज बदलेगी ना, ये समास बदलेगा भैया, कि समास कहाँ किस सूत्र द्वारा होगा। ये सूत्र थोड़ा अलग अलग आएंगे, अलग अलग। जैसे यहाँ के लिए आपका आ गया सहस्वपा, इस सूत्र के द्वारा समास का विधान होता है। तो यहाँ पर पूर्वम भूत सु का क्या कर दिए आप, समास कर दिए। समास कर दिए का मतलब क्या है, इसको थोड़ा हृदय से समझे इस बात को। समास कर दिए का मतलब पूर्वम भूत सु इति समुदायस्य समास संज्ञा क्रियते। पूर्वम भूत सु इस समुदाय की आपने क्या कर दी, समास संज्ञा कर दी।
है, इसका नाम समास रख दिया। समास का मतलब समझे ना, इसका नाम समास कर दिया, ये बात। फिर भैया समास के बाद क्या करें? तो आपने एक सूत्र कल पढ़ा था, मूल में ही उद्धृत किया था कि सुपो धातु प्रातिपदिक्यो इत्यनेन विभक्ति लोपः। सुपो धातु प्रातिपदिक्यो, इस सूत्र के द्वारा विभक्ति का लोप हो जाता है। तो यहां पर हो गया विभक्ति का लोप। कहां पर? सुपो धातु प्रातिपदिक्यो सूत्र आपका अव्यय प्रकरण में निकल चुका है, सूत्रार्थ एक बार देख लेना, भूल भाल गए हो तो, है ना। तो धातु और प्रातिपदिक के व्यव सुप का लोप करता है वो सूत्र। तो यहाँ पर ये समास हो गया है। समासत्वात यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा होती है। यहाँ पर एक स्टेप और मुझे जोड़ देना चाहिए कि समास होने के बाद उस स्थल की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। ठीक है, प्रातिपदिक उसे कहते हैं। ठीक है, ऐसे हम ऐड कर देंगे, थोड़ा और अच्छा रहे। समास होने के बाद जब प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है, तभी हम वहां पर सुपो धातु प्रातिपदिकों के द्वारा विभक्ति का लोप कर पाएंगे। तो हमने क्या कर लिया? विभक्ति का लोप। कौन सी विभक्ति का लोप भैया? तो जिन विभक्तियों का लोप किए हैं वो है मित्रों अम, और ये है आपकी शु विभक्ति। इन विभक्तियों के लोप की बात हम कर रहे हैं। इन विभक्तियों का हो जाएगा लोप, समझे ना, लोप हो जाएगा समास होने के बाद। ये प्रक्रिया है। इसके बाद क्या करोगे? आपका लोप होने के बाद स्थिति क्या बचेगी? पूर्व और भूत, यही शब्द ना बचेंगे आपके पास। अब क्या करिए? अब विचार ये किया जाता है कि पूर्व प्रयोग किसका किया जाए, क्योंकि दो पद आपके पास हमेशा समास में होंगे। दो पद होंगे, कभी तीन पद भी हो सकते हैं, अनेक पद भी हो सकते हैं। तो अब पूर्व प्रयोग का विचार करना है कि भैया उन्हें सबसे पहले नंबर पर कौन रखेंगे उन पदों में, है ना। पहले प्रसाद किसको मिलेगा, इस पर विचार होता है। तो पहले नंबर पर कौन रहेगा? तो इसके लिए सामान्य नियम तो आप आगे पढ़ोगे। कह रहे जी जिसकी उपसर्जन संज्ञा होगी उसको हम पूर्व प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक सूत्र आप आगे पढ़ोगे, उपसर्जनम पूर्वम, उससे पूर्व प्रयोग करोगे। और उपसर्जन संज्ञा के लिए सूत्र प्रथमानिष्ठम समास उपसर्जनम अब भी भाव में आएगा। कि यहाँ क्यों नहीं लिख रहे, यहाँ क्या समास नहीं कर रहे क्या? यार भैया यहाँ इसलिए नहीं लिख रहे कि कोई बहुत प्रयोजन नहीं है उनका लिखने का। क्यों? यहाँ पर फिर पूर्व प्रयोग का निर्धारण कैसे करोगे कि इसका पूर्व प्रयोग होगा? क्या कि वो तो हम ऐसे कर देंगे पूर्व प्रयोग का निर्धारण, और उसके द्वारा निर्धारण हो नहीं सकता। दरअसल बात यह है, प्रथमादृष्टम समास उपसर्जनम, इसके द्वारा यहाँ निर्धारण हो नहीं सकता सुपो धातु, क्योंकि यहाँ पर सहसुपा सूत्र के द्वारा समास हुआ है। तो प्रथमांत विभक्ति से निर्दिष्ट यहाँ पर है आपका कोई पद नहीं है, अनुवृत्ति से आया है। सुवामंत्रते परांग स्वरे से सुप विभक्ति का अनुवर्तन होता है इसमें, वो सुप इसका होता है। तो सुप, तो सुप, तो सुबंत, तो ये दोनों ही पद हैं, पूर्वम भूत सु। इस तरीके से उस सूत्र द्वारा कोई निर्धारण नहीं हो सकता मित्रों, है। और हम प्रथमानिष्ठम समास उपसर्जन का जो भी अर्थ है आपको आगे बताएंगे। अभी आपको यदि स्पष्टता नहीं हुई हो, आगे हो जाएगी। अव्ययी भाव के प्रकरण में ही समास तो सूत्र आया होता है। उपसर्जन संज्ञा को वहीं हम स्पष्ट रूप से समझें। अभी तो आप ये समझ लीजिए, जो कि यहाँ पर वरदाचार्य जी लिखे हैं कि भूतपूर्वे चरट इति निर्देशात पूर्व निपाता। पाणिनि जी ने एक अपना सूत्र बनाया भूतपूर्वे चरट। उसमें पाणिनि जी ने क्या किया? भूतपूर्व के समास में भूत शब्द को पहले प्रयोग कर दिया। तो हम भी अब क्या करेंगे? लौकिक विग्रह करते वक्त हमने पद ऐसे जरूर रख लिए थे कि पूर्वम भूता, लेकिन अब जब पूर्व प्रयोग की बात होगी तो हम ऐसे लिखेंगे इसको अब, कि अब इसको भूतपूर्व ऐसा शब्द बना देंगे। क्या बना देंगे हम? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसके, ये बन जाएगा भूतपूर्व। अब ये याद रहे, अभी ये विभक्ति अंत नहीं है, विभक्ति से आई ही नहीं। ठीक है, अब ये भूतपूर्व बन गया। अब भूतपूर्व बनने के बाद क्या करें भैया? तो अगला स्टेप क्या है वो देखिए। अगला स्टेप है आपका एक देश विकृत न्याय न पुनः प्रातिपदिकत्वम। ठीक है, एक देश विकृत मनन्यवत, इस न्याय से यहां पर हो जाती है पुनः प्रातिपदिक संज्ञा। कुछ बात आई समझ में?
ये एक दिश विकृत न्याय क्या है, क्यों लगाने की यहाँ जरूरत पड़ गई? देखो मित्रों, ध्यान दो, पहले हमने जो प्रातिपदिक संज्ञा की थी, कहां पर की थी? मैंने कहा था ना, यहाँ समास और समास होने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा। तो जब यहाँ प्रातिपदिक संज्ञा की थी तब स्थिति ये थी कि पूर्व अम था और भूत सु था, इतना सारा भरा पूरा परिवार था इसका जब हमने ये इस प्रातिपदिक संज्ञा की थी। लेकिन बीच में हुआ कि विभक्तियों का लोप हो गया, अम का और सु का, अर्थात उनके एक दिश विकृत हो गए लोप होने के कारण। और दूसरी बात यह है, पूर्व पीछे आ गया, भूत पहले चला गया, अर्थात ये इस कंडीशन को प्राप्त हो गया भूतपूर्व। तो ये तो सब अदला बदली हो गया। अर्थात जो प्रातिपदिक संज्ञा आपने इस स्थल में की, यहाँ पर यदि आपको वो पुनः से प्रातिपदिक संज्ञा समझनी है, और प्रातिपदिक संज्ञा समझनी इसलिए है कि पहले वाली जो प्रातिपदिक संज्ञा थी उसका जो प्रयोजन था वो सुपो धातु प्रातिपदिकों से विभक्ति लोप था, अर्थात दोनों पदों की अपनी अपनी अलग अलग विभक्तियों का लोप हो जाना। और अब जो प्रातिपदिक संज्ञा कर रहे हो मित्रों, उसका प्रयोजन क्या है? उसका प्रयोजन ये है कि अब जो दो पद समास होकर के एक हो गए, समास होकर के जो दो पद हैं अब वो एक हो गए। ठीक है, जैसे शादी विवाह के बाद जो दो अलग अलग थे वो एक जोड़ा बन जाता है, ऐसे ही अब भूतपूर्व एक बन गया। तो अब इससे विभक्ति लानी है पुनः, क्योंकि हम अविभक्तिक प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, एक देश विकृत न्याय ना उसी प्रातिपदिकत्व को पुनः समझ लेते हैं कि इसकी प्रातिपदिक संज्ञा पुनः प्रातिपदिकत्व, अर्थात जो यहाँ हुई समासत्व प्रातिपदिक संज्ञा वो यहाँ समझ ली जाए। ठीक है, ठीक है, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। फिर एक विचार और दे दिया आगे को देख करके, समासांत प्रत्यय का भी विचार किया जाता है। समासांत प्रत्यय अर्थात कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं जो समास होने के बाद में जुड़ जाते हैं, जहां संभव हो तो ये किया जाता है, तो हमने इसे स्टार लगा करके अलग से कर दिया है, तो वहां ये भी विचार कर लेना चाहिए। नहीं फिर क्या करना चाहिए, लिंग वचन विचारा, क्या भूतपूर्व किस लिंग में किस वचन में रहेगा, तो ये सब प्राय भैया पुल्लिंग ही होता है, तो हम इसे पुल्लिंग रखेंगे। ठीक है, और जो समस्त पदार्थ फिर विभक्ति उत्पत्ति, और जो समस्त पद मतलब एक जुड़ जुड़ चुका जो पद है, जहाँ समास हो चुका जो पद है, उससे हम एक विभक्ति की उत्पत्ति कर देते हैं। तो विभक्ति उत्पत्ति हम सु कर देंगे, और सु को विसर्ग हो ही जाता है, सब दुनिया जानती है, और आप भी रुक्त विसर्ग की प्रक्रिया को जानते हो। तो इस तरीके से भूतपूर्व की सिद्धि हो जाती है। समझे ना भूतपूर्व की सिद्धि को? चलो आप समझ गए होगे। और अभी हम आपको दिखाते हैं आपका बहुत ही प्रसिद्ध टीका, आपकी जो सुधा व्याख्या है उसको भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज और जान लीजिए थोड़ा सा। अब ये तो भूतपूर्व बन गया, ठीक है। अब भूतपूर्व में पूछे कौन समास है, तो आप कह देना जी केवल समास है। केवल समास का मतलब उस समास का कोई नाम ही नहीं है, अतः वो केवल समास है। ठीक है। हम्म। अब एक दूसरा यहाँ पर और समास उद्धृत किया गया, वागर्थाविव। वागर्थाविव में क्या कर रहे हैं, समास कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ जो समास विधान किया जा रहा है वो इस सूत्र के द्वारा नहीं किया जा रहा, बल्कि इस वार्तिक के द्वारा किया जा रहा है। वार्तिक है आपकी इवेन समासो विभक्त लोपश्च, ये वार्तिक है आपका। वार्तिक का अर्थ ये करना है, समर्थ सुबंतः इव इति शब्देन सह समस्यते, किंतु विभक्ते है लोपः न भवति, किंतु विभक्ति का लोप नहीं होता वहां। ठीक है। तो क्या स्थिति है, सबसे पहले सामर्थ्य विचारो कि बाक और यहाँ पर बागर्थ और इव में, बागर्थ इव में सामर्थ्य है कि नहीं, हम कहेंगे यस है। सामर्थ्य तो सब जगह कह देना तुम, यस 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 है। जहां नहीं है वहां हम बता देंगे आपको कहाँ नहीं है, आप भी धीरे धीरे पहचानने लग जाओ। अब क्या करना है, लौकिक विग्रह करना है, ये स्टेप फॉलो करना है। तो लौकिक विग्रह उन्होंने करके ही दे दिया है कि वागर्थ इव। यहाँ ध्यान दीजिए मित्रों, जो समास किया जा रहा है वो वागर्थव का इव के साथ किया जा रहा है, वागर्थ का नहीं किया जा रहा। वहां वागर्थ में यदि समास आप देखोगे, वागर्थव में केवल केवल वो तो वाक से अर्थ वागर्थव द्वंद हो जाएगा, लेकिन यहाँ वागर्थव के समास की बात नहीं की जा रही। यहाँ वागर्थव के साथ जो इव का समास है उसकी बात की जा रही। वो जो समास है वो केवल समास है आपका वागर्थव इव का, इसकी बात कर रहे हैं। तो आपने क्या कर लिया, लौकिक विग्रह कर लिया, वागर्थव इव, यस कर लिया। अलौकिक भी कर लेना, वागर्थ औ और इव सु।
तो समासत्वात् तो फिर प्रातिपदिक संज्ञा होती है यहाँ, और फिर हो जाता है विभक्ति का लोप। अब तो यहाँ क्या होना चाहिए, विभक्ति लोप होना चाहिए। ठीक है जी, विभक्ति लोप होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस वार्तिक ने स्पेशली कह दिया विभक्ति लोपश्च, विभक्ति का लोप नहीं होगा, तो नहीं करेंगे भैया। वागर्थौ इव, ये हो गया। ठीक है, और उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग का क्या नियम है भैया यहाँ, कि यहाँ पर पूर्व में वागर्थौ यही पद रहेगा। ठीक है, इव बाद में रहेगा। ठीक है, फिर एक देश विकृत अन्याय अपना पाद संज्ञा स्वादि उत्पत्ति करोगे, लेकिन इव शब्द आपका अव्य है, तो वहां पर लाने का कोई विभक्तियों को मतलब नहीं निकलेगा। तो वागर्थौ इव ऐसी ही जो कंडीशन थी, इसमें आप औ के स्थान पर कर दोगे आव आदेश। ठीक है, औ के स्थान पर क्या कर दोगे, आव। ऐसा जब आप इसे मिलाओगे तो वागर थाव इव, इव मिला देना तो मिल जाएगा ये वागर थाव इव। कहा कि एक मिनट रुकिए भैया, कहा रूप सिद्धि कर रहे हो वागर थाव इव, कहा कि ये रूप सिद्धि करनी थी तो इसमें समास की जरूरत क्या पड़ गई, ये तो वागर्थ विव, और संधि करने से ही बन जाता है ये तो वागर्था विव, इसको समास क्यों कर रहे हैं। ठीक है, हमें तो समास का कोई यहाँ फायदा नहीं दिख रहा। तो ये जब समास का पद हो, जहां समास होता है, तो समास का मतलब होता है विभक्तिर लुप्यते यत्र तदर्थस्तु प्रतीयते। सबसे पहला होता है जब विभक्तिर लुप्यते यत्र, वहां विभक्ति का लोप होता है, लेकिन विभक्ति का लोप होने के बाद भी तदर्थस्तु प्रतीयते, उसका अर्थ तो प्रतीत होता रहता है। ठीक है, और पदानाम चैक पद्यम च समास सो विधीयते, उसे समास कहते हैं। तो यहाँ तो विभक्ति व्यक्ति कुछ लोप किए नहीं, तो ये काय का समास हुआ। समास का मतलब है कुछ शॉर्ट हो जाए, संक्षेप कुछ हो जाए, ये तो वही नहीं, ये तो काम संधि से हो सकता था। भैया आधी बात जान रहे हो, ये पूरी बात नहीं है अभी, तो क्या बताओ गुरु क्या बात है पूरी। तो बात ये है पूरी कि समास का मतलब केवल यही नहीं समझना कि विभक्ति व्यक्ति लोप नहीं हुई तो समास करने का कोई मतलब नहीं। समास का मतलब यह भी है एक पद्यम एक स्वर्यम च, ध्यान दीजिए, एक पद बन जाना, जो दो पद हैं वो मिलकर के एक पद बन जाना, और एक स्वर हो जाना। ध्यान दीजिए, ये स्वर वाला चक्र लक्कौमुदी में नहीं है। ठीक है, तो समास का ये भी फल है, विभक्ति का लोप तो है ही है भैया, पहले एक पद और एक स्वर की सिद्धि, ये भी समास का फल है। ठीक है, वैसे जो ये वार्तिक है ना आपकी, एवेन समासो विभक्ति लोपश्च है, और आगे क्या है, पूर्व पद प्रकृति से उत्तम च, ऐसे करके कुछ समास विषयक भी इसमें जुड़ा हुआ है। इस वार्तिक को काट करके वरदराजाचार्य जी ने यहाँ पर लिख दिया है आधा। क्यों, स्वर प्रकरण लक्ष्मणी में आई नहीं, तो स्वर की कोई चर्चा ही इन्होंने छोड़ दी। ठीक है, तो जब यहाँ पर नहीं हुआ समास, लेकिन समास होने के बावजूद भी, वो समास नहीं, समास तो हो गया यहाँ। ठीक है, लेकिन समास का फायदा तो यहाँ दिख रहा है, लेकिन समास का फायदा क्या है, एक पद बन जाना। जो समास से पूर्व दो अलग अलग पद थे, वागर्तव अलग था, एव अलग था, लेकिन अब ये दो पद एक कहलाएंगे, मतलब हम कहेंगे जी एक पद है ये वागर्थ था। अब आप भैया ये मत कहने लगना ये तो संधि ने एक पद कर दिया है, नहीं नहीं नहीं, वो समास के कारण है एक पद, संधि वर्णों का कार्य है, फिर ध्यान रखें, संधि वर्णों को मिला करके एक करती है, और समास दो पदों के बीच में कार्य है, ये जो अव्यय पद है ध्यान रखना, उसके साथ समास हुआ है। तो ये आपका एक पद हो गया, और इनका एक ही स्वर होगा, यानी कि वागर्थव का अलग स्वर नहीं करेंगे, इव का अलग स्वर नहीं करेंगे अब, बल्कि दोनों का मिला करके जो भी स्वर होगा वो एक ही स्वर होगा। ठीक है, तो ये बात है यहाँ पर इस समास के विषय में, ये आपने कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन समझी। हम इंफॉर्मेशन में एक चीज और जोड़ देंगे, आपको यहाँ बताया समास के बाद प्रातिपदिक तत्व छूट गया है, इसको हम यहाँ जरूर जोड़ देंगे। अब भैया इस विषय में क्या मत है आपके सुधा व्याख्याकार का, उनको ही देख लेते हैं। उनको हमने भैया स्क्रीनशॉट ले रखा है, नहीं हमने तो यहाँ पीडीएफ ही आपके सामने खोल दिया।
स्क्रीनशॉट की कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने बड़ी व्याख्या की है वैसे इसकी, समर्थ पद विधि सामर्थ्यम द्विविधम इत्यादि, लेकिन हम आपसे बात करते हैं केवल भूतपूर्व की रूप सिद्धि भैया कैसे की है। रूप सिद्धि अर्थात प्रक्रिया के लिए तो हम ये पढ़ रहे हैं। तो आइए इसकी सिद्धि कैसे की है, तो ये लिखते हैं यहाँ से, बहुत कुछ लिखा है लेकिन यहाँ से भूतपूर्व ही से देखिए आप। पूर्व अम भूत सु इति अलौकिक विग्रह। लौकिक कहाँ है, लौकिक के पहले ही कर चुके हैं। पूर्वम भूतः ऐसा पहले ही कर चुके हैं, ठीक है, ये लौकिक। और अभी है फिर यहाँ से स्टार्ट किया है, पूर्वम भूत सु इति अलौकिक विग्रह, ऐसा अलौकिक कर लेना। फिर क्या करना, ससुपा इति समास से जाते, ससुपा सूत्र से समास कर लेना। कौन सी जगह समास करना है, पूर्वम भूतसु, इस अलौकिक विग्रह में समास कर लेना है उसके, ठीक है। फिर सहस्वभाव समास से जाते हैं, समासत्वात् प्रातिपदिकत्वम, प्रातिपदिक संज्ञा किससे होती है समासत्वात्, वो ये लिख रहे हैं कृत तद्धित समासाश्च, ये सूत्र है ना जिसमें समास ग्रहण है, तो इससे यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा कर ली जाती है। यदि प्रातिपदिक संज्ञायाम और सुपो धातु प्रातिपदिक इति सुपो लुकी, सबका लोप हो जाएगा। तो पूर्वम भूत इति अवशिष्टे, तो सबका लोप कर दिया, माने कि अम भगा दिया आपने, सु भगा दिया, अब बचा क्या, पूर्वम भूत ऐसा अवशिष्ट बचा, ठीक है। ओके, अब क्या करें आगे, तो आगे की कथा इधर देखिए। अवशिष्टे, अब क्या है आगे, अत्र प्रथमादृष्टम समास उपसर्जनम इति द्वयोपि उपसर्जन संज्ञायाम। यदि प्रथमादृष्टम समास उपसर्जन इस सूत्र से उपसर्जन संज्ञा करें तो दोनों की उपसर्जन संज्ञा होगी, काहे कि ये दोनों सुप हैं। पूर्व अम ये भी सुप है, भूत सु ये भी सुप है, तो बात नहीं बनेगी। इसलिए उपसर्जन संज्ञा से, उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व में प्रयोग करें, किसका करें, तो कह रहे हैं विनिगमना भावात, कोई विनिगमक है नहीं, तो अभयोपी पूर्व निपात प्राप्त है, दोनों का पूर्व निपात प्राप्त हो सकता है। कभी भूत कहेगा मुझे पहले लगाओ, कभी पूर्व कहेगा मुझे पहले लगाओ, ठीक है, अर्थात मुझे पहले प्रयोग करो। लेकिन भैया तभी भूतपूर्वे चरट, ये पाणिनि जी का निर्देश है, पाणिनि जी ने भूतपूर्वे चरट ऐसा कहा है। अब ये भूतपूर्वे चरट एक सूत्र बनाया है, ये सूत्र करता कुछ और है, ध्यान दीजिएगा। ये भूतपूर्वे चरट ये नहीं कहता कि नहीं भूत शब्द का पहले निपात करो, ये भूतपूर्वे चरट भैया काम कुछ और करता है। लेकिन यहाँ पर पढ़ा गया जो भूतपूर्व शब्द है, अर्थात आचार्य का ये व्यवहार बता रहा है कि भूत शब्द का पूर्व में निपात करिए। तो देखो, आचार्य अर्थात पाणिनि का व्यवहार भी इस बात में प्रमाण होता है कि व्याकरण का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो भूत शब्द को हम पूर्व में प्रयोग करेंगे, तो भूत शब्द से पूर्व निपात है, पूर्व निपात कर दिया तो क्या बन जाएगा, जो पूर्व भूत था वो भूतपूर्व बन गया। लेकिन अभी वो अविभक्ति के, इसलिए क्या करें, एक देश विकृत न्याय ना प्रातिपदिकत्वात्, प्रातिपदिक संज्ञा करिएगा और सौ सु व्यक्ति लाइएगा और ऋतु विसर्ग करके तत्सिद्धि से बना लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही वेन समासो विभक्त लोपश्च, ये भी सूत्र समझ लीजिए। विभक्त लोपश्च का मतलब शोपो धातु प्रातिपदिक सूत्र द्वारा समास होने के बाद, प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद जो विभक्ति लोप होना चाहिए वो नहीं होता है, ठीक है। तो पूर्व पदस्य प्रकृति से तो भवति, चलो हाँ देखो ये था पूरा इस वार्तिक का स्वरूप। इवेन इवेन, देखो क्या उन्होंने मूल में ऊपर कितना दिया है, इवेन समासो विभक्त लोपश्च, ऊपर तो भैया मूल में इतना ही लिखे हैं, यहाँ पर मूल आपको दिख गया होगा भैया, ये यहाँ की चर्चा कर रहे हैं विभिन्न समासों व्यक्ति लोपश्च। लेकिन ये आधी वार्तिक में भी जो बता रहा था ना, आधी है, पूरी पूरी कैसे है, यहाँ पर कुछ पद दिए हैं विभिन्न समासों विभक्ति लोपश्च, और साथ में ही कहा है पूर्व पदस्य, और नीचे वाली लाइन में चलिए कुछ बात नहीं, पूर्व पदस्य प्रकृति सिद्ध, प्रकृति सिद्ध स्वरश्च भवति, पूर्व पद में सिद्ध प्रकृति स्वर सिद्ध होता है, न तो समास स्वर, समास स्वर नहीं होता है, ये वार्तिक का तात्पर्य, ठीक है। तो सहसोपा इति सिद्धे, कहा कि सहसोपा से एक सब काम सिद्ध था। फिर इस वार्तिक को क्यों बना रहे हैं, तो इसलिए बना रहे हैं कि समास विधान एवं शब्द से पूर्व निपात निवृत्ति, एवं शब्द के पूर्व निपात की निवृत्ति के लिए ये सब वार्तिक को बनाया है। अन्यथा एवं शब्द से सुबंतत्व विशेषात समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टोपसर्जनत्वात् पूर्व निपात स्यात्, नहीं तो इव शब्द का भी पूर्व निपात यहाँ पर हो जाता है, ये कहना चाह रहे हैं। तो वागर्था भी कैसे बनाया है, बहुत ही शॉर्टकट तरीके से बना दिया है।
यहाँ लौकिक अलौकिक विग्रह का कोई चक्कर नहीं पाले। और आप समझ लीजिएगा, वागर्थ विपैति लौकिक विग्रह और वागर्थ औ विषु इति लौकिक विग्रह। फिर क्या करो, विभिन्न समास व्यक्ति लोपश्च से विभक्ति का लोप मत करना है ना, विभक्ति अलोप करना है और इस शब्द के साथ समास कर देना है। और जब विभक्ति का लोप नहीं किया तो वागर्थ औ का इव के साथ आवादेश करके वागर्थ बन जाएगा और स्वादि उत्पत्ति कर लेना। पर यहाँ पर उसका विफल नहीं होगा क्योंकि इव के आगे स्वाद सु वगैरह हट जाएगा क्योंकि वो अव्यय है। तो ये आपका बन जाएगा वागर्थाविव। तो मित्रों, ये थे आपके अव्ययीभाव समास, वो इसके केवल समास के कुछ प्रसिद्ध उदाहरण इन्होंने दो ही रखे हैं। हालांकि इसके अन्य भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि भैमी व्याख्याकार ने दिए हुए हैं, वो उदाहरण आपको जान लेने चाहिए, लेकिन प्रसिद्ध ये दो ही हैं। और भी आते हैं इसके उदाहरणों में, जो कुछों को तो दीक्षित जी ने दे दिया है सिद्धांत कौमुदी में, कुछ आपको यहाँ भी मिल जाएंगे, एक बार अवलोकन कर लीजिएगा, है ना। अदृष्ट पूर्वाम विनिताम अपश्यत, तो अदृष्ट पूर्वाम ये जो है सोह आजन्म शुद्धा नाम इत्यादि में जो है आसमुद्र क्षितिसा नाम में, आसमुद्र क्षितिसा नाम में भी यही है। तो ऐसे बहुत सारे आपको, जैसे नई कह जो उदाहरण मिलता है वो केवल समास का है, इसके उदाहरण बड़े ही कम हैं। अतः आपको विशेष रूप से इनको देख लेना चाहिए, इनका प्रयोग भी बहुत कम प्रयोग होता है, ठीक है। और इव शब्द का जो विशेष करके जो विधान कर रहे हैं वो इव शब्द के साथ समास का, तो इव शब्द के साथ समास कहीं होता है कहीं नहीं भी होता है। इस विषय में आपको कालिदास का प्रयोग भी देखना चाहिए। उद्बाहु रेव वामना, यहाँ पर वो समास ही नहीं कर रहे हैं, अर्थात इव के साथ जो समास होता है वो हमेशा नहीं होता है। अतः पाणिनि जी ने वैसा प्रयत्न नहीं किया, लेकिन कुछों के साथ होता है, तब वार्तिककार को वैसा प्रयत्न करना पड़ा, ठीक है। तो ये सब मित्रों था आपका केवल समास पूरा हुआ। अब आगे की वीडियो में हम कल पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास को। तो अभी के लिए इतना ही, तो समापन करते हैं फिर, ठीक है। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि, प्रणमामि।